जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप दबा के रील देख रहे होंगे। तो दोस्तों, रील्स को मारो गोली और इधर आकर पढ़ लो। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कल कोई और पढ़ेगा, और जो पढ़ेगा वही एग्जाम से लड़ेगा, और जो एग्जाम से लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरे दोस्त, यहाँ पर आकर पढ़ ले, वरना बहुत गहरे खड्डे में जाकर गिरेगा। तो ये तो हो गई आपकी हंसी मजाक और शायरी वाली बात। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। तो यहाँ पर हम यूपीएसआई के लिए हिंदी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वर्णमाला, विराम चिन्ह और संज्ञा ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर सर्वनाम का सर्वनाश करने वाले हैं। ठीक है, तो यानी सर्वनाम के बारे में हम यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सर्वनाम क्या होता है। तो देखिए सर्वनाम जो होता है, ये संज्ञा के स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं। यानी हमने अभी जो पिछले चैप्टर में संज्ञा पढ़ी थी ना, उनका प्रयोग जब वाक्य में होता है तो उनको रिपीटेशन को रोकने के लिए हम यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे कि हम यहाँ पर एक वाक्य आपको देख लीजिए पहले। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, इसमें संज्ञा शब्दों की यहाँ पर बार बार पुनरावृत्ति होगी, और उन पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम यहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर उदाहरण ही देखते हैं। आलियान बहुत अच्छा लड़का है। आलियान रोजाना समय पर विद्यालय जाता है, और आलियान को क्रिकेट खेलना पसंद है। तो यहाँ पर ये एक वाक्य मैंने लिख दिया। अब आपको इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर कमी सी महसूस हो रही होगी कि हम यहाँ पर बार बार आलियान क्यों बोल रहे हैं। तो जब यहाँ पर हमने वाक्य में शुरू में ही जिक्र कर दिया आलियान बहुत अच्छा लड़का है, उसके बाद यहाँ पर फिर से कह रहे हैं हम आलियान रोजाना विद्यालय जाता है, तो हम ये बार बार ये आलियान जो है ना, ये एक नाम है, यानी कि ये एक संज्ञा है, और इस संज्ञा का यहाँ पर वाक्य में बार बार रिपीट हो रहा है। तो संज्ञा के बार बार रिपीटेशन को रोकने के लिए हम इनके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसको हम सर्वनाम का प्रयोग करके कैसे लिखेंगे इस वाक्य को। तो देखिए हम यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग करके इस वाक्य को ऐसे लिखेंगे। आलियान बहुत अच्छा लड़का है। इससे हमको मालूम हो गया कि यहाँ पर आलियान के बारे में बात हो रही है, यानी आलियान अपने आप में एक संज्ञा शब्द है। तो आलियान बहुत अच्छा लड़का है, वह रोजाना समय पर विद्यालय जाता है और उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों वाक्यों में अंतर क्या हुआ, अर्थ दोनों का एक ही निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर इसमें बार बार संज्ञा की पुनरावृत्ति हो रही थी। ये संज्ञा शब्द है ना, आलियान, ये किसी का नाम है। तो यहाँ पर इस संज्ञा शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही थी। तो इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम यहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इसमें सर्वनाम का प्रयोग किया वह, यहाँ पर तो आलियान आ गया था, इसके स्थान पर हमने वह सर्वनाम को रख दिया। ठीक ऐसे ही यहाँ पर और उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, ये भी यहाँ पर सर्वनाम का रूप है। ठीक है, ये सर्वनाम कई तरीके के होते हैं, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है, अगर वाक्य में संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है तो उन पुनरावृत्तियों को रोकने के लिए, उन पुनरावृत्तियों को वाक्य में न दोहराया जाए, इसके लिए हम यहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मैं, तू, ये, वे, ये इत्यादि जो सर्वनाम होते हैं ना, यही सर्वनाम होते हैं। तो देखिए सर्वनाम के यहाँ पर ऊपर परिभाषा देख लीजिए, किसको कहते हैं सर्वनाम। वे शब्द जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो यही मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण में बताया कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उनके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो मूल सर्वनाम कितने होते हैं और सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं, आइए इसके बारे में भी यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, और मूल सर्वनाम की संख्या जो होती है वो 11 होती है। ठीक है, यानी कि हिंदी में सर्वनाम के अगर आपसे भेद पूछ लिए जाए तो वे 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी हम यहाँ पर बात करेंगे। और जो मूल सर्वनाम होते हैं हिंदी में, उनकी कुल संख्या है 11। वे यहाँ पर इस साइड में लिखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सर्वनाम किसके अंतर्गत आता है, चलिए एक बार जान लेते हैं। तो देखिए सर्वनाम के भेद 6 हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आएंगे? मैं और तू, ये 2 सर्वनाम है जो कि हिंदी में मूल है, पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, मैं और तू ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा है यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो मूल सर्वनाम है वो आते हैं आपके यह और वह।
यह और वह अगर आपको किसी वाक्य में दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आपको यह वह देखकर आपको निश्चयवाचक सर्वनाम पर टिक कर देना है। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। तीसरा सर्वनाम है, यहाँ पर सर्वनाम का भेद जो है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक मतलब कोई और कुछ, इससे किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए, कोई और कुछ अगर आपको किसी वाक्य में दिख जाए तो वहां पर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चौथा सर्वनाम का जो भेद है वो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये जो मूल सर्वनाम है जो और सो, यानी ये किसी उपवाक्य में आपस में संबंध जोड़ते हैं, यानी दो उपवाक्यों के आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इनको यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये किसी के बीच में संबंध को स्थापित करते हैं, जो और सो। उसके बाद यहाँ पर पांचवा भेद निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यहाँ पर होता है आप, यानी कि निज निज का मतलब होता है अपने आप या फिर स्वयं। स्वयं के बारे में यहाँ पर बात होगी, और अपने आप को क्या बोलता है, मैं आप ही काम कर लूंगा, मैं आप ही खाना बना लूंगा। ठीक है, ये ऐसे होता है ना। तो इसका जो होता है यहाँ पर मूल सर्वनाम आप होता है। हालांकि इनसे अलग भी सर्वनाम होते हैं, वे इन्हीं से बनी हुई कारक विभक्तियां होती है। उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मूल सर्वनाम की जो संख्या है वो 11 है। इन 11 से ही अन्य कारक विभक्तियां बनकर अन्य सर्वनाम भी बनते हैं। छठा जो आपका सर्वनाम का भेद है वो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर कौन और क्या वाक्य में इनका प्रयोग किया जाएगा और इनसे यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। और मूल सर्वनाम की संख्या अगर आपसे हिंदी में पूछी जाए तो मूल सर्वनाम की संख्या जो होती है वो टोटल 11 है। और सर्वनाम के अगर आपसे कुल भेद पूछ लिए जाए तो वे 6 हैं। ये 6 सर्वनाम के भेद इस साइड में लिखे हैं और 11 मूल सर्वनाम की संख्या जो है वो इस साइड में लिखी हुई है। तो आइए एक एक करके इन सभी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो किसी वक्ता, अब ये देखिए वक्ता शब्द आया है यहाँ पर, ये वक्ता क्या होता है, और ये श्रोता शब्द आया है, ये श्रोता क्या होता है, और ये अन्य व्यक्ति क्या होता है, इनके बारे में यहाँ पर जान लीजिए। वक्ता होता है जो बोलता है या लेखक, यानी जब कोई किताब लिखता है ना, तो वो किताब का जो लेखक होता है वो अपनी बातों को दूसरों को समझाने के लिए लिखता है। और तो यहाँ पर लेखक तो हो गया लिखने वाला, और जो हम किताब को पढ़ेंगे हम हो जाएंगे श्रोता यानी सुनने वाले। और जब किताब में जिसकी बात कर रखी है वो हो जाएगा यहाँ पर आपका अन्य पुरुष। इसको एक ऐसे उदाहरण से समझिए। देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, वक्ता होता है बोलने वाला या फिर इसको लेखक भी कह सकते हैं, और श्रोता है सुनने वाला जो सुनता है, और अन्य वो होता है जिसके बारे में बात हो रही हो। इसको एक उदाहरण से समझिए, जैसे कि आप क्रिकेट मैच देखने जाते होंगे, तो क्रिकेट मैच में एक कमेंट्री करता है जो, ठीक है, वो कमेंट्री करता है नहीं करता है, तो वो कमेंट्री करने वाला क्या हो जाएगा, आपका वक्ता हो जाएगा। और उस कमेंट्री को सुनता कौन है, जो वहां पर ऑडियंस आई हुई होती है, वो ऑडियंस ही तो उस कमेंट्री को सुनती है। तो वो ऑडियंस यहाँ पर हो जाएगी आपकी श्रोता। ठीक है, कमेंट्री करने वाला आपका वक्ता हो जाएगा, और जो उस कमेंट्री को सुनती है ऑडियंस वो हो जाएगी यहाँ पर आपकी श्रोता। और अन्य व्यक्ति यानी जो कमेंट्री करने वाला है ना, वो किसके बारे में बात करेगा, वो कहेगा भाई विराट कोहली है ना, वो अपने आप बोलेगा ना, भाई मुझको तो विराट कोहली बहुत बेहतरीन बल्लेबाज लगता है, मेरा मानना है कि ये इस बॉल पर 6 मारेगा। तो ये कमेंट्री वाला ऐसे कर रहा तो है, तो वो अपने आप को, मुझको, मेरा मेरा अनुमान ये है, मुझको लगता है, वो ये इन शब्दों का प्रयोग करता है ना, इनको यहाँ पर उत्तम पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो वक्ता हमेशा उत्तम पुरुष होता है जो कि यहाँ पर बोलता है, कमेंट्री करता है। ठीक है, और श्रोता उसकी उसकी कमेंट्री जो है, क्रिकेट कमेंट्री करने वाले की जो श्रोता सुनते हैं, वे कहाँ पर, वे क्या हो जाएंगे, वे हो जाएंगे यहाँ पर सुनने वाले श्रोता। ये यानी कि हो जाता है आपका मध्यम पुरुष। श्रोता होते हैं आपके मध्यम पुरुष। और अन्य व्यक्ति जैसे कि विराट कोहली के बारे में वो बात करेगा, तो विराट कोहली यहाँ पर हो जाएगा अन्य पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 जो पुरुष होते हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के बेसिकली भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, वे सर्वनाम शब्द जो किसी वक्ता
या श्रोता या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैं, तू, वे, मेरा, मुझको, हमको, हमें आदि, ये शब्द जो होते हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। ये तीन भेद कौन कौन से होते हैं इनको देख लेते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पर आपको छोटा सा ब्रीफ में बता ही दिया है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, लेकिन यहाँ पर इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। तीन भेद कौन कौन से? पहला भेद है यहाँ पर उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसको कहा जाएगा? उत्तम पुरुष मैंने अभी आपको बताया वक्ता को कहा जाएगा, यानी कि लेखक को कहा जाएगा। जो यहाँ पर देखिए वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है यानी खुद के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, या फिर इसके ही कारक विभक्ति बन जाएंगे मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हमको, हमें। ये वाले शब्द जहाँ पर आपको मिलेंगे वाक्य में वो यहाँ पर उत्तम पुरुष के उदाहरण हो जाएंगे। इसको देखिए वाक्य में प्रयोग करके इनको देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अब देखिए मैंने खुद के लिए यानी कि मैं यहाँ पर वक्ता हो गया, मैं ही तो बोल रहा हूँ आपको, आप सुनने वाले श्रोता हो गए। तो मैं खुद के लिए क्या बोलूँगा? मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या बोला? मैं दिल्ली जा रहा हूँ, यानी इसमें यहाँ पर आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा उदाहरण है यहाँ पर, हम लाल किला देखने जाएंगे। तो देखिए इसमें भी हम किसी दूसरे को बात कहेंगे। भाई मैं अगर अकेला व्यक्ति हूँ तो मैं दूसरों को क्या बात कहूंगा कि भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर दो चार लड़के और खड़े हो जाए और हम सब एक साथ मिलकर बोले तो हम कहेंगे भाई हम लाल किला देखने जाएंगे। तो यानी हम ही तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर वक्ता हो जाएंगे। आप सुन रहे हो इसलिए आप श्रोता हो जाएंगे। और हम दिल्ली और लाल किला की बात कर रहे हैं तो वो अन्य हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं तो जिसके बारे में बात होती है वो होता है अन्य पुरुष, ठीक है। तो यानी कि आपको बस सिंपल सिंपल शब्दों में ये ध्यान रखना है कि उत्तम, अपने आप को उत्तम कैटेगरी का मान लीजिए। भाई अपने आप को सर्वोत्तम कैटेगरी का ही तो मानते हैं, तो उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा? जिसमें खुद की बात हो, खुद का जिक्र हो, वक्ता का जिक्र हो या लेखक का जिक्र हो। उसमें मैं, हम, मेरा, मुझको, मुझे, मैंने, ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है उत्तम पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का यहाँ पर दूसरा भेद हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसको कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक श्रोता के लिए करता है उसे यहाँ पर मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी सर्वनाम के ऐसे शब्द होंगे जिनको लेखक जो कि लिखने वाला होता है, या फिर आप उस कमेंट्री पर ही चले जाइए जो क्रिकेट में कमेंट्री करता है उस पर चले जाइए या लेखक पे चले जाइए। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग लेखक या वक्ता श्रोता यानी जो सुनने वाली ऑडियंस है उनके लिए प्रयोग करता है उसको यहाँ पर मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लीजिए, तू, तुम, आप, और ये हो जाएगी इन्हीं की कारक विभक्ति, तुझे, तुझको, आपकी। ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा यहाँ पर वक्ता। तो इन शब्दों का प्रयोग कैसे करेगा आइए उदाहरण से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप अंदर आकर बैठिए। तो ये देखिए ये आप शब्द लग गया ना यहाँ पर, ये आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा? जैसे कि हमारे घर पर कोई मेहमान आया और मैं उसको क्या कहूँगा कि आप अंदर आकर बैठिए। तो यानी कि कहने वाला कौन है? मैं हूँ। कहने वाला मैं हूँ तो मैं यहाँ पर क्या हो जाऊँगा? मैं यहाँ पर उत्तम पुरुष हो जाऊँगा। और मैं किसको कह रहा हूँ? मैं मेहमान को कह रहा हूँ, यानी कि वो मेहमान क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष के लिए मैं कौन से शब्द का यूज कर रहा हूँ? आपका। आपका यूज कर रहा हूँ ना, आप, तुझे, तुझको, इन शब्दों का प्रयोग करूँगा। तो जब कोई मेहमान आएगा उसको मैं क्या कहूँगा कि आप अंदर आकर बैठिए। यानी मैं खुद कह रहा हूँ तो मैं हो जाऊंगा यहाँ पर उत्तम पुरुष, और मेहमान को कह रहा हूँ अंदर आकर बैठे, मेहमान हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष। एक और उदाहरण देखें यहाँ पर, आपको क्या पसंद है? मेहमान जब अंदर आया तो मैं उससे पूछूंगा कि आपको क्या पसंद है। तो मैंने आपको शब्द का प्रयोग किया है ना, तो ये आपको हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष, क्योंकि हम सुनने वाला जो हमारी बात सुन रहा है उसको हम कह रहे हैं कि आपको क्या पसंद है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा तुझको। मान लीजिए मैंने मेहमान को यहाँ पर कहा कि आपको क्या पसंद है, उसने कुछ अजीब सी चीज मांग ली, तो मैं कहाँ से ला के दूंगा भाई उसको ऐसी चीज जो यहाँ पर होती ही ना हो। तो मैं उसको क्या कहने लगा? तुझको पागल कुत्ते ने काटा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तुझको शब्द का प्रयोग हुआ है ना, तुझको। तो ये तुझको जो शब्द है ये भी आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है
कि एक ही वाक्य से आप तीनों का यहाँ पर पता लगा सकते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। कैसे? कोई भी आप एक वाक्य बोलकर देखिए, उसमें आप स्वयं के बारे में यानी आप बोलोगे और किसी दूसरे व्यक्ति को बोलोगे, और जिस दूसरे व्यक्ति को बोलोगे ना उसको यहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करके बोलोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा, भाई मैं यहाँ पर क्या हो गया, उत्तम पुरुष मान लीजिए मुझको, और आप सुन रहे हैं मुझको, तो आप हो गए श्रोता यानी आप हो गए मध्यम पुरुष। और मैं आपसे यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति की बात करूंगा, जैसे कि देखिए, क्या आपने हरिश्चंद्र के बारे में सुना है? जैसे कि मैंने ये वाक्य बोला, तो मैं आपको बोल रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हो गया, और आपने बोला है ना मैंने, क्या आपने, ये आपने शब्द क्या हो जाएगा, ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। और हरिश्चंद्र के बारे में बात हो रही है तो हरिश्चंद्र यहाँ पर हो जाएगा अन्य पुरुष। ठीक है, तो यही होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष तो हम यहाँ पर समझ गए हैं। आइए अब यहाँ पर अन्य पुरुष के बारे में भी समझ लेते हैं और उसके कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद है, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसको कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वक्ता या लेखक सुनने वाले श्रोता से न होकर किसी अन्य से हो। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द आएंगे जिनका संबंध जो वक्ता होता है ना, जो लेखक होता है, वो अपने से न लेकर और न ही श्रोता यानी सुनने वाले से न लेकर किसी अन्य के साथ जोड़ता है। ऐसे शब्दों को यहाँ पर अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पर देखिए कौन कौन से शब्द है, यह, वह, ये, वे। ये शब्द ऐसे सर्वनाम शब्द है जिनका प्रयोग अन्य पुरुष के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे ना तो हम बढ़िया से तरीके से यहाँ पर इसको समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यह क्या कर रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे पास एक और व्यक्ति खड़ा है, मैं उस व्यक्ति से पूछूंगा कि यह लड़का क्या कर रहा है। कोई लड़का काम कर रहा होगा कुछ, तीसरा व्यक्ति वहां पर बैठा है, हम दो यहाँ पर खड़े हैं, तो मैं इससे कहूंगा कि ये क्या कर रहा है। यानी मैंने इस मध्यम पुरुष वाले से कहा कि ये अन्य पुरुष वाला क्या कर रहा है। तो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करी, तो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए हम यही तो कहेंगे कि यह क्या कर रहा है। ठीक है, तो यह शब्द आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक ऐसे यहाँ पर देखिए, वह क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, पिछले उदाहरण में हमने कहा कि यह क्या कर रहा है, मैंने इससे पूछा बराबर वाले से, तो इसने मुझको रिप्लाई में कहा कि वह तो क्रिकेट खेल रहा है। अब वक्ता वो हो गया क्योंकि वो बोल रहा है, वक्ता वो हो गया, श्रोता मैं हो गया सुनने वाला, और अन्य पुरुष वो हो जाएगा जिसके बारे में बात हो रही है। अब ये मुझको कहेगा कि वह तो क्रिकेट खेल रहा है, यानी किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है ना, तो उसको कह रहे हैं कि वह तो क्रिकेट खेल रहा है, वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। तो यह वह, ये दोनों शब्द यहाँ पर अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। एक और यहाँ पर देखिए उदाहरण, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। यानी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ अपने इस दोस्त को जो मेरे बराबर में खड़ा है कि भाई वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। किसी की बात हो रही होगी, कोई होंगे जो भ्रष्टाचार का विरोध करते होंगे, उनके बारे में हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ अपने बगल में खड़े हुए श्रोता को, यानी मेरे पास जो होगा उसको ही तो कह रहा हूँ, और बात किसकी कर रहे हैं, किसी अन्य की। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो किसी अन्य की बात करने के लिए हमने यहाँ पर वे शब्द का प्रयोग किया है, नहीं किया है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, इसलिए ये अन्य पुरुष हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर किसी अन्य की बात कर रहे हैं हम दो आपस में खड़े होकर। ठीक ऐसे यहाँ पर एक और उदाहरण देखिए, ये अच्छे शिक्षक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, कोई दो बच्चे वहां पर बैठकर पढ़ रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं और मुझे मेरे बारे में कह रहे हैं कि ये अच्छे शिक्षक है, ये अच्छे शिक्षक है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, तो यानी कि मैं मेरे बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर उनके लिए अन्य पुरुष हो जाऊंगा क्योंकि वे दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एक उसमें कहने वाला है, एक सुनने वाला है, यानी एक वक्ता है, एक श्रोता है, और वे मेरे बारे में बात करेंगे ना, तो मैं यहाँ पर अन्य पुरुष हो जाऊंगा, और अन्य पुरुष के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये अच्छे शिक्षक है। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पर मैं आपको उदाहरणों को समझा रहा हूँ, आप खुद भी उदाहरण बनाकर यहाँ पर सोचिए और इस पर विचार करिए, तो आप पाएंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद आप एक ही वाक्य से स्पष्ट कर लेंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखिए एक बार मैं फिर से आपको ओवरव्यू करा देता हूँ इसका। उत्तम पुरुष यानी उत्तम, अपने आप को मानो आप उत्तम,
उत्तम पुरुष में प्रयोग होता है मैं, यानी कि मैं, मुझको, मेरा। उत्तम पुरुष में आप स्वयं होंगे, और मध्यम पुरुष में आपके दूसरा होगा, यानी कि आप, तुम, आपको, तुझको, ऐसे किया जाएगा। तो उत्तम पुरुष में मैं, मध्यम पुरुष में तू, और अन्य पुरुष में वे। बस ये 3 शब्द याद रखिए, बाकी इनकी कारक विभक्ति लगाकर आप इनको बना सकते हैं। तो मैं, तू, वे, मैं, तू, वे, मैं, तू, वे। ठीक है, मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, और वे अन्य पुरुष। बस हो गया काम, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया हो। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर सर्वनाम का दूसरा भेद। तो देखिए, सर्वनाम का भेद यहाँ पर एक है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का अन्य नाम भी होता है, इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। वो आप अपनी कॉपी में कहीं पर लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम भी इसी को कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर रह गया था, आप इसको लिख लीजिएगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर संकेतवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, यानी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध कराए। या फिर आप ऐसे भी कह दीजिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए। यानी ये शब्द जो होंगे ये किसी पास में रखी हुई वस्तु का, या पास में बैठे हुए व्यक्ति का, या दूर रखी हुई वस्तु का, या दूर में बैठे किसी व्यक्ति का बोध कराएंगे। इनको यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर देखिएगा, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, या फिर किसी पास की वस्तु या दूर की वस्तु का बोध कराए, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब कैसे कहते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, इनको हम सीधा यहाँ पर उदाहरण पर ही रख के देखेंगे, उदाहरण से इनको समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए गए हैं, आप इनको बहुत गौर से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्रिकेट खेल रहा है, अब ये देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, क्रिकेट खेल रहा है। इसको पढ़कर आपके मन में कुछ आया, क्रिकेट खेल रहा है, कि यानी कहना क्या चाह रहे हो भाई, ये कुछ समझ में थोड़े, बस क्रिकेट खेल रहा है, कौन खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, कुछ मालूम नहीं। बस यहाँ पर मैंने एक शब्द लिख दिया, एक वाक्य लिख दिया, क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक शब्द लगा दूं, वह क्रिकेट खेल रहा है, अब आपकी स्पष्ट होगा कि यहाँ पर अब आपको निश्चित हो गया कि वह क्रिकेट खेल रहा है। कोई होगा तो उसको हमने वहां पर कहते वह क्रिकेट खेल रहा है, अब बात निश्चित हो गई। और जो वह होगा वो काफी दूर होगा, तो दूर की व्यक्ति का भी यहाँ पर बोध करा रहा है कि वह क्रिकेट खेल रहा है, काफी दूर होगा ना, इसीलिए तो हम वह का प्रयोग करें। तो यहाँ पर इसने दूर की व्यक्ति का भी बोध करा दिया और उसकी निश्चितता का भी बोध करा दिया कि निश्चित ही वह खेल रहा है। और जब तक हमने इसका प्रयोग नहीं किया था तब तक ये ऐसे ही लिखा था, बस क्रिकेट खेल रहा है, कुछ मालूम ही नहीं चल रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इस वह सर्वनाम का प्रयोग किया तो हाँ, यहाँ पर इसकी निश्चितता का यहाँ पर प्रमाण मिल गया कि वह क्रिकेट खेल रहा है, कि वास्तव में वह क्रिकेट खेल रहा है। और वह वो काफी दूर होगा, दूर के लिए हमने वह का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर दूर की वस्तु का भी यहाँ पर ये बोध करा रहा है। तो वह क्रिकेट खेल रहा है, इसमें आपका निश्चयवाचक सर्वनाम ये वाला हो जाएगा। जैसे कि मेरी कार है, अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है भाई, मेरी कार है, हाँ भाई होगी, कौन सी कार है, कैसी कार है, ये तो तुमने बताया नहीं, तो मेरी कार है, बस ऐसे ही लिख दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह मेरी कार है। अब यहाँ पर देखिए ये वाक्य पूरा हो गया, यह मेरी कार है, यानी हमने यहाँ पर निश्चित कर दिया कि यह मेरी कार है, पास में मेरे कार खड़ी है, पास की तो है ना। अब देखिए इसने पास की वस्तु का भी यहाँ पर बोध करा दिया, मेरे पास में मेरी कार खड़ी है, तो मैं क्या कहूँगा, यह मेरी कार है, कह दिया नहीं। तो यहाँ पर मैं जब किसी दूसरे को बता रहा हूँ कि यह मेरी कार है, तो यहाँ पर मैंने इसकी निश्चितता प्रमाणित कर देने की यह मेरी कार है, निश्चित हो गया। और ये कार मेरे पास ही खड़ी है, यानी पास की वस्तु का भी बोध करा दिया। जैसे कि यहाँ पर इसकी परिभाषा में लिखा था पास की या दूर की वस्तु, तो यह का प्रयोग करते ही यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि निश्चित ही यह कार मेरी है और पास की वस्तु का भी इसने बोध करा दिया, इसलिए यह जो हो जाएगा वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों उदाहरण आपकी समझ में आए।
उसके बाद एक और उदाहरण देखिए, मेरे कपड़े हैं। हाँ तो है क्या, अगर है भाई है तो ऐसे तो थोड़ी समझ में आएगा। तो मेरे कपड़े हैं, तो यहाँ पर हमें निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग लगाना पड़ेगा। आप लगा कर देखिए क्या आ सकता है यहाँ पर। ये मेरे कपड़े हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ये मेरे कपड़े हैं। ये रखे मेरे कपड़े, तो मैं कह रहा हूँ भाई ये मेरे कपड़े हैं। मैंने निश्चित कर दिया, नहीं मेरे पास में कोई खड़ा है, मैंने उसको कह दिया ये मेरे कपड़े हैं, तो निश्चित कर दिया कि ये कपड़े मेरे हैं। अब इसको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि ये कपड़े किसके हैं, तो मैंने इसको यहाँ पर बता दिया कि ये कपड़े मेरे हैं। अब इसको बिल्कुल कंफर्म हो गया, ये बात निश्चय हो गई कि ये कपड़े मेरे हैं। ये कोई बेचारा बाहर से आया होगा, इसको पता नहीं होगा, इसको कंफर्म नहीं होगा कि ये कपड़े किसके हैं, मुझसे पूछ रहा होगा, तो मैंने बता दिया कि भाई ये कपड़े मेरे हैं, इसलिए इसका निश्चय यहाँ पर हो गया, यानी कि निश्चित हो गई ये बात निश्चित हो गई, ये लग तो ये कपड़े मेरे हैं। ठीक है, इसलिए इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे ये को भी। ऐसे यहाँ पर मेरे दोस्त नहीं है, चलो मेरे दोस्त नहीं है, ठीक है भाई कोई नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन यहाँ पर कोई मुझसे पूछ रहा है, मैं उसको बता रहा हूँ ना मेरे दोस्त नहीं है, मैं किसी को बता रहा हूँ, मेरे पास खड़ा होगा कोई, तो मैं क्या कहूँगा मेरे दोस्त नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखाना पड़ेगा, वे मेरे दोस्त नहीं है, ये होगा वे। वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होंगे, कुछ लड़के खेल रहे होंगे या बैठे होंगे, तो मैं इसको क्या कह रहा हूँ, यूँ कह रहा होगा कि वे तेरे दोस्त है क्या, तो मैं कह दूंगा वे मेरे दोस्त नहीं है। तो यहाँ पर वे दूर बैठे हैं, यानी कि दूर के व्यक्तियों का बोध करा दिया, और वे लगाते ही मैंने इसको भी निश्चित कर दिया, इसको भी कंफर्म कर दिया कि भाई वे मेरे दोस्त नहीं है, यानी इस बात का निश्चय हो गया है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वे मेरे दोस्त नहीं है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या कहेंगे, यह, वह, ये और वे, ये जहाँ पर भी आपको मिल जाए वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक हो जाता है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कैसे होगा इसको भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने नोट करके लिखा है, आप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। हालांकि मैं आपको इनको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आप इनके हैंड रिटन नोट्स काफी HD क्वालिटी में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आए, इस पर आपको फोकस करना है। यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। अब इसका क्या मतलब होता है जी, जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं, इनसे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखिए यह मेरी कार है, अब देखिए ये पूरा वाक्य लिखा है यह मेरी कार है, यहाँ पर भी देखिए यह मेरी कार है, तो सेम टू सेम ऐसा ही लिखा है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसको हम यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो देखिए यह मेरी कार है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लिख दे कि यह कार मेरी है, तो दोनों में यहाँ पर आपको कोई फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भाई यह मेरी कार है और यह कार मेरी है, ये दोनों वाक्य लिखे हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये सर्वनाम है, इस सर्वनाम के बाद ये सर्वनाम है, यह मेरी कार है, लेकिन यहाँ पर ये सर्वनाम है और इस सर्वनाम के बाद हमने लिख दिया कार, और कार क्या होती है, संज्ञा शब्द होता है, कार एक जातिवाचक संज्ञा है। आपने संज्ञा अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, मैंने पढ़ा दिया है। तो यह कार, तो देखिए सर्वनाम के तुरंत बाद यहाँ पर संज्ञा शब्द आ गया, और जब सर्वनाम के साथ यानी कि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ जाए तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है, ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो यह कार मेरी है, अगर सर्वनाम के तुरंत बाद यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ऐसे ही एक और उदाहरण देखिएगा, यह मेरी पतंग है, अब देखिए यह मेरी पतंग है, तो यहाँ पर ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यह लगाकर इसकी निश्चितता का प्रमाण दे दिया कि यह पतंग तो मेरी है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लिखे, यह पतंग मेरी है, तो देखिए यह सर्वनाम है और इसके तुरंत बाद यहाँ पर संज्ञा शब्द का प्रयोग होगा। पतंग क्या है, पतंग भी एक संज्ञा है, और किस प्रकार की संज्ञा है, संज्ञा के प्रकार मैंने आपको पढ़ाया है, पतंग एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पतंग की बहुत वैरायटी होती है। तो देखिए सर्वनाम के तुरंत बाद जब संज्ञा का प्रयोग होगा तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा।
तो यह पतंग मेरी है, ये सार्वनामिक विशेषण है, और यह मेरी पतंग है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो दोनों में बस यही अंतर है। एक और उदाहरण देखिए, उससे आपका बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। वह अच्छा मोबाइल है। अब देखिए, किसी मोबाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह अच्छा मोबाइल है। ठीक है, तो वह अच्छा मोबाइल है, इसका मतलब होगा यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, लेकिन अगर इसी वाक्य को हम इस तरीके से लिख दें, वह मोबाइल अच्छा है। अब देखिए, सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आ गया, मोबाइल, और मोबाइल क्या है, एक संज्ञा शब्द है, और कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। जी आपने बता रखा है, मोबाइलों की भी बहुत वैरायटी है, अलग अलग कंपनियां बनाती है, तो मोबाइलों की भी एक जाति होती है। ठीक है, तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। तो जब सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण ये हो जाएगा, सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। हो सकता है आपको ये लिखा हुआ न चमके, तो आप समझ जाना ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो ये था आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। तो देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है, इसकी परिभाषा यहाँ पर देखिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी अनिश्चय यानी कि अनिश्चित, इसका मतलब ये आप समझ जाइए कि ये अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करेगा। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द वाक्य में आएंगे जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु का हमको मालूम ही नहीं होगा कि ये किस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहा है, यानी उसकी निश्चितता का बिल्कुल भी हमको जानकारी नहीं मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखते हैं, उसके द्वारा हम इनको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर उदाहरण है, दूध में कुछ पड़ा है। ये देखिए, दूध में कुछ पड़ा है। अब ये देखिए, जो कुछ है ना, ये कुछ, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। अब दूध में कुछ पड़ा है, क्या पता क्या पड़ा होगा, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया ना। यानी यहाँ पर ये पता ही नहीं चल रहा कि दूध में क्या गिरा है, मक्खी गिरी है, मच्छर गिरा है, कूड़ा गिरा है, कचरा गिरा है, तो यहाँ पर कुछ मालूम ही नहीं कर सकते। तो इनको यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनसे किसी चीज की निश्चितता का पता नहीं लगता। तो देखिए, दूध में कुछ पड़ा है, क्या पता हमको क्या पड़ा है, कुछ पड़ा होगा बस। जैसे कि यहाँ पर कोई आ रहा है, क्या पता कौन आ रहा है, मामा आ रहा है, फूफा आ रहा है, भाई आ रहा है, भैया भाभी आ रही है। ठीक है, कुछ नहीं पता। तो देखिए, कोई आ रहा है, तो देखिए कोई और कुछ, ये शब्द जो होते हैं आपके, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब जहाँ पर भी इनका प्रयोग हो जाएगा, वो वाक्य में आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, उसने कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया, फिर से यहाँ पर कुछ आ गया। कुछ का मतलब उसने कुछ भी नहीं खाया, कुछ कोई चीज निश्चित नहीं है, अनिश्चय है। कोई आपको बुला रहा है, क्या अब तक कौन बुला रहा है, किसी चीज का यहाँ पर निश्चित तो नहीं हो ना, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये हो जाएगा, कोई बुला रहा है। ठीक है, तो ये था आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए अब देखते हैं यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम को। तो देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है, ऐसे शब्द जो दो उपवाक्यों को जोड़कर उनके बीच संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम के कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो किन्हीं दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ेंगे और उनके बीच एक संबंध स्थापित कर देंगे। ये संबंध क्या स्थापित करेंगे, कैसा होगा, तो देखिए, पहले आप संबंधवाचक सर्वनाम को देख लीजिए, ये शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे कि ये आपका जो और सो, ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम है, और इन्हीं से यहाँ पर कारक विभक्ति होकर बहुत सारे संबंधवाचक सर्वनाम बने हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं। ये इनकी कारक विभक्तियां है, जैसा, वैसा, वहाँ, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, ये सभी आपके संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। इनमें जो मूल सर्वनाम है वो है आपके जो और सो, और ये जो बाकी के हैं ये आपके हो जाते हैं कारक विभक्ति। ठीक है, कारक विभक्ति इन्हीं के द्वारा इनको बनाया गया है। अब देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम के यहाँ पर कुछ उदाहरण देखें तो आपको इनके बारे में स्पष्ट क्लियर होगा। तो देखिए, जैसे कि उदाहरण ये है, जो सोता है सो खोता है। तो देखिए, इस उदाहरण में जो और सो,
इन दो संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो जो सोता है सो खोता है। अब ये देखिए, जो सोता है यहाँ पर ये एक उपवाक्य हो गया, और सो खोता है यहाँ पर ये एक उपवाक्य होगा। तो इन दोनों उपवाक्यों को आपस में जोड़ा है किसने? जो और सो ने। ठीक है, इसलिए जो और सो आपके संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक ऐसे यहाँ पर देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पर भी ये दो उपवाक्य हो गए, इनको आपस में जोड़ा किसने है? इनके बीच में संबंध किसने स्थापित किया है? जैसी और वैसी, इन दोनों ने यहाँ पर संबंध स्थापित किया है, इसलिए जैसी और वैसी भी आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। एक और उदाहरण देखें यहाँ पर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखिए, लाठी और भैंस, लाठी और भैंस के बीच संबंध किसने स्थापित किया? जिसकी और उसकी। इन दो सर्वनाम शब्दों ने यहाँ पर इनके बीच में संबंध स्थापित किया है, इसलिए जिसकी और उसकी जो है ये भी आपके संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे एक और उदाहरण यहाँ पर देखिएगा, जिसने परिश्रम किया वह सफल हुआ। अब यहाँ पर देखिए, दो वाक्य है यहाँ पर। जिसने परिश्रम किया, देखिए एक उपवाक्य तो ये हो गया, परिश्रम किया और सफल हुआ। अब इन दोनों को आपस में जोड़ कौन रहा है? जिसने परिश्रम किया वह सफल हुआ। तो जिसने और वह, ये दोनों, इन दोनों उपवाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं, इसलिए ये जिसने और ये वह, ये दोनों ही यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो जिसने परिश्रम किया वह सफल हुआ। ठीक है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण थे। उम्मीद है आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम भी समझ में आ गए होंगे। आइए अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होता है वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द आएंगे आपके, जो वाक्य में अगर आप उनको लगा देते हैं तो आप वहां पर प्रश्न पूछ सकते हैं उनके द्वारा। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, कौन और क्या। अगर किसी वाक्य में हम इनको लगाकर वाक्य बनाते हैं तो बेसिकली हम किसी से प्रश्न पूछ रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए पहला उदाहरण, आप क्या खा रहे हैं। अब देखिए, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम आ गया, आप क्या खा रहे हैं। आप ऐसे पूछोगे ना तो आप किसी से प्रश्न पूछ रहे होंगे कि आप क्या खा रहे हैं। ठीक है, क्या खा रहे हैं पूछ ही तो रहे हैं ना, प्रश्न ही तो पूछ रहे हैं ना। तो बदले में इसके वो जवाब देना चाहिए तो दे सकता है कि मैं आम खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं बेसिकली प्रश्नवाचक सर्वनाम में। और जैसे कि इसके नाम में ही प्रश्नवाचक है, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर प्रश्न ही पूछेंगे। तो देखिए, आप क्या खा रहे हैं, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि नहीं पूछा गया? जी बिल्कुल पूछा गया। जैसे कि एक और उदाहरण देखिए, वहाँ कौन खेल रहा है। फिर से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, हमने यहाँ पर किसी से पूछा कि वहाँ कौन खेल रहा है। तो यहाँ पर भी तो ये प्रश्न ही हो गया ना कि वहाँ कौन खेल रहा है, तभी तो इसका कोई रिप्लाई देगा कि वहाँ तो मेरा दोस्त खेल रहा है या मेरा भैया खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए यहाँ पर, यह काम कैसे होगा। अब देखिए, यह काम कैसे होगा, तो देखिए यह काम कैसे होगा, इसमें भी यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो आप बता देना कि यह काम धीरे धीरे ही होगा। ठीक है, तो इसका ये जवाब हो जाएगा। तो यह काम कैसे होगा, देखिए कौन कैसे, अगर ये सर्वनाम शब्द आपको कहीं वाक्य में दिख जाए तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद, प्रश्नवाचक वाक्यों के बाद में आपका ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगता है। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये विराम चिन्ह में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद है यहाँ पर सर्वनाम का अंतिम भेद। सर्वनाम के मैंने 6 भेद बताए थे ना आपको, तो छठा भेद है आपका निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर आपका सर्वनाम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, निजवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं का बोध कराए उनको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द आएंगे जिनसे हम खुद के ही, हमारे बारे में ही वे बात करेंगे, यानी हमारे खुद का ही वे बोध कराएंगे, उनको यहाँ पर सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो चलिए इसको भी उदाहरण से देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, स्वयं, ये शब्द है स्वयं, ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। आप ही, या फिर आप, या फिर अपने आप, या फिर स्वतः, या फिर खुद, या फिर निज,
ये यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण लिखे गए हैं। तो चलिए इनको वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं, तब हमारा बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 1, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा। अब देखिए वाक्य में इसमें ये स्वयं आया है ना, ये निजवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखिए मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, यानी मैं यह काम खुद ही कर लूंगा। तो यहाँ पर स्वयं के बारे कहीं तो बोध कराए, स्वयं के बारे में ही तो बोध कराएंगे ऐसे शब्द। तो ऐसे शब्द देके मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, यानी खुद के ही बारे में बोध करा रहा है कि ये काम तो मैं स्वयं ही कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर एक और उदाहरण देखिए, मैं आप ही खाना खा लूंगा। अब देखिए आप ही, ये भी आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आप ही ये निजवाचक सर्वनाम है। इससे भी हमको यही ज्ञात हो रहा है कि ये खुद का ही बोध करा रहा है कि मैं खाना जो खाऊंगा वो आप ही खा लूंगा, किसी को खिलाने की जरूरत नहीं है, मैं आप ही खा लूंगा। जैसे यहाँ पर एक और उदाहरण है, वह दूसरों की नहीं अपने आप की सुनता है। अब देखिए इसमें आ गया अपने आप, वह दूसरों की नहीं अपने आप की सुनता है, या फिर मैं दूसरों की नहीं अपने आप की सुनता हूँ। तो यहाँ पर भी अपने आप का ही जिक्र होगा, यानी स्वयं के बारे में ही यहाँ पर जिक्र होगा, तो वो ही यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यहाँ पर एक और उदाहरण देखिए, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। अब देखिए ये खुद ही, ये भी आपका खुद से ही जुड़ा है, स्वयं से ही जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पर स्वयं के बारे में ही बात करेगा, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया, इसलिए ये भी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम आप समझ गए होंगे। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद थे, 6 के 6 मैंने आपको बता दिया है, और मूल सर्वनाम की कुल संख्या 11 थी। वे 11 के 11 इन 6 सर्वनाम के भेद के अंतर्गत ही मैंने आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई दी है। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना कि क्या कमी रही है, क्या आपको अच्छी लगी है नहीं। जो भी आपका रिव्यू हो, फीडबैक हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।